जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लेड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बीएसएससी का ठीक है बिहार सचिवालय सहायक का जो यह जीके जीएस का ठीक है जीके जीएस का हम लोग बूस्टर डोज स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है। और यह वीडियो आपको सिर्फ सचिवालय सहायक में ही नहीं, जितना भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है चाहे वह बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, एसएससी, रेलवे, ये सब में आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन लेंगे हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे ठीक है। तो यह बूस्टर डोज सेट नंबर आज का पहला होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जाने से पहले कुछ बता देते हैं कि लूसेंट का जो भी सचिवालय सहायक का एग्जाम देना चाहते हैं और जो भी पटना में अभी हैं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लूसेंट का, जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट में बीपीएससी में भी लगभग 80% क्वेश्चन पूछा है सिर्फ लूसेंट से ठीक है। तो जिसको भी लूसेंट का क्लास करना है और यह सचिवालय सहायक के लिए ही स्पेशल परिश्रम बैच जो कि आपका 11 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। और इसका टाइमिंग जो है यह 6 बजे शाम में ठीक है, 6 से 7 PM शाम में होगा। और यह मंडे टू फ्राइडे जो क्लास चलेगा वो आपका 1-1 घंटा का चलेगा। सैटरडे संडे को क्लास आपका 5-5 घंटे का रहेगा। इसमें जो है आपका सिलेबस एग्जाम से पहले बहुत अच्छे ढंग से याद करवा के कंप्लीट किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए इस दोनों नंबर में किसी नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बैच का जो फी है मात्र 499 रुपया, जो कि ऑफलाइन बैच है। आप ज्वाइन कर सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 से। ध्यान रखिएगा इस डेट को। अगर आपको भी रिजल्ट लेना हो तो यह बैच ज्वाइन जरूर कीजिए। 75 जीके में आपका 70+ लगभग आएगा ही आएगा ठीक है। तो यह एड्रेस है आपका ज्ञानदीप लाल कोठी भिखना पहाड़ी, जो पटना 8,06,000 में पड़ता है। तो चलते हैं आज का प्रश्न पे ठीक है। देखिए प्रश्न में ऑप्शन देख के मत घबराइएगा, चूंकि जीके जीएस का सारा क्वेश्चन क्या रहता है आपका एकदम हर एक एग्जाम में जो है सब रिपीटेड रहता है। तो ये बीपीएससी का हम क्वेश्चन लिए हैं ठीक है, बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को आप देखते रहिए। नेक्स्ट है पहला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का जो आयोजन हुआ यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह 2070 तक जो है यह कार्बन तटस्थ के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने की बात इसमें जो है कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 2, कह कि कौन सा संस्थान यह विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है। कौन सा संस्थान विभाग यह प्रत्येक वर्ष जो है लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो यह सूचना अधिसूचित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि भारत के मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया। तो भारत के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया। तो उसका क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अध्यक्षता किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका आयोजन जो हुआ वह धर्मशाला ठीक है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो है केंद्र एवं राज्य के बीच यह साझेदारी को मजबूत करना, इस पर जो है चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी। तो हाल ही में यह अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम के यह नीलामी जो है कितने वर्ष के लिए किया जाएगा। तो यह 20 वर्षों के लिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यह हरियाणा ठीक है, हरियाणा ने जो है यह शीर्ष स्थान। देखिए अब इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन भी कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। और इसमें शीर्ष स्थान जो है यह किसने? हरियाणा ने हासिल किया। टोटल जो है 52 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा।
सेकंड स्थान की बात करते हैं तो सेकंड स्थान पर रहा महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पर रहा कर्नाटक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6, करे किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत यह भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया? किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया? तो यह चीन ने किया। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, करे कि मेटावर्स में यह अपना कार्यालय स्थान ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला मान्यता निकाय, ठीक है, मान्यता प्राप्त निकाय कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा वह अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा यह परिषद है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स यह किस भारतीय व्यक्तित्व को चुनिंदा भाषण है? करें लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को यह डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दिया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को यह डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने की मंजूरी दिया? यह शहरी, ठीक है, शहरी सहकारी बैंक, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, करें किस देश ने यह वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यह मूवमेंट शुरू किया? किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट शुरू किया? तो यह किया आपका भारत ने। किसने किया? भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यह जो किया गया यह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो यह 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जीवन शैली अपनाने के विषयों पर जो है विचार विमर्श को क्या आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन में यह बात कहा गया। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत किया? तो पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत किया? यह यूएनईपी के साथ मिलकर। किसके साथ? यूएनईपी, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। और यूएनईपी का स्थापना जो हुआ था यह 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून 1972, इसको ध्यान में रखिएगा। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछता है कि FAO का स्थापना कब हुआ था? तो यह 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है यह रोम इटली में है। विश्व बैंक की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1944 में। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुआ था 1971 में। और इसका कोलोन यह स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल का स्कूल का नाम जो होगा यह PM श्री स्कूल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? यह IIT गांधीनगर ने किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के अंदर सामुदायिक वन संसाधन जो है अधिकार को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर जो होगा दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखिए बात करते हैं सेवा सदन का। तो सेवा सदन की स्थापना जो किया था यह 1885 में बहराम जी मालावारी ने, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू ने जो है यह 1914 में यह सेवा समिति की स्थापना किया था। सेवा समिति की स्थापना ध्यान में रखिएगा। वेद समाज की स्थापना
यह कहीं कहीं आपको 1864 भी देगा, कहीं 1867 भी देगा। यह श्रीधर नायडू एवं जो है यह केशव चंद्र सेन ने किया था। और धर्म सभा का राधाकांत देव ने, धर्म सभा का स्थापना जो हुआ था 1829 में, और देव समाज का 1887 में, यह शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न पर। करेक्ट कि द्वैध शासन के जनक किसको कहते हैं? तो द्वैध शासन का जनक देखिए किसको कहते हैं, तो बात करते हैं कि द्वैध शासन का जनक का लागू किसके समय हुआ था, खत्म किसके समय हुआ था, ये बात नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि द्वैध शासन का जनक इसको कहते हैं सर लियोनस कार्टियस को। देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई जाता है। ठीक है, तो द्वैध शासन का जनक की बात करते हैं तो यह सर लियोनस कार्टियस को। जबकि द्वैध शासन जो लगाया था यह रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लगाया गया था, और द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वारन हेस्टिंग्स के काल में। वारन हेस्टिंग्स काल में इसको जो है समाप्त किया गया था। और वारन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा था 1774 से 85, और कलकत्ता में यह पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी जो हुआ था वारन हेस्टिंग के काल में 1774 में। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पूछे, यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में यह कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया, जिसका जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश यह एलिजा एम्फे। कौन है? एलिजा एम्फे। बात करते हैं डलहौजी की, तो डलहौजी जो है यह हड़प नीति से यह जाना जाता है। तो हड़प नीति यह शुरू किया था किसने? डलहौजी ने, और इसको समाप्त किया था यह कैनिंग ने समाप्त किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। यह रेलवे का जनक भी कहते हैं डलहौजी को। यह सब बहुत सारा काम किया था इन्होंने। ठीक है, यह रेलवे का जनक, डाक सेवा, तार सेवा का जनक भी किसको माना जाता है? यह डलहौजी को माना जाता है। बात करते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा था 1880 से यह 84। स्थानीय स्वशासन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं किसको? यह रिपन को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। और यह नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, यह 1881 में। जबकि प्रथम जनगणना की बात करें तो यह 1872 में मेयो के काल में हुआ था प्रथम जनगणना, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। और प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1881, यह भी किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के, जिसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होगा उसको कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा, और 7 से जो 12 वर्ष के बच्चा होगा उसको 9 घंटे से अधिक कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में जो है किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। और वह लेबर पार्टी से संबंधित है, और लेबर पार्टी यानी कि क्लीमेंट एटली जो है यह 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि भारत को जून 1948 तक यह सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा और अंग्रेज वहां से चला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 18, क्रय निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो कौन सा पहला मजदूर संगठन था? तो देखिए पहला है मद्रास लेबर एसोसिएशन। मद्रास लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1918 में। ठीक है, और यह बीपी वाडिया के नेतृत्व में, याद रखिएगा बीपी वाडिया के नेतृत्व में। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, बम्बई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन 1890 में, और यह किसके नेतृत्व में? यह नारायण मेधाजी लोखंडे। ठीक है, मेधाजी लोखंडे के नेतृत्व में यह बम्बई मिल हैंड्स ये एसोसिएशन। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, इसका जो स्थापना हुआ था यह 1920 के आसपास में हुआ था, और यह लाला लाजपत राय, जोसेफ यह बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, ये सब मिलकर किया था। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना की बात करते हैं तो यह 1924 में, और यह बीबी गिरी के नेतृत्व में हुआ था। तो अब आप इसमें बताएंगे कि यह मद्रास लेबर यूनियन 1918, बम्बई मिल हैंड्स यह 1890, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यह 1920,
और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ये 1924। तो पहले कौन सा संगठन था? तो पहले जो था 1890 वाला होगा, यह बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल यह 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी यह 1922 को, 4 फरवरी 1922। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1918 में। कहता है क्रम वाइज सजाने के लिए, तो सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, यह कौन कब? 1918 में। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 4-1, फिर 4-2-1-3 होना चाहिए। तो 4-2-1-3 आपका देखेंगे ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर यह किस जेल में रखा गया? तो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था, प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 9 अगस्त को 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी मेन कांग्रेस के नेता थे उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को रखा था बांकीपुर सेंट्रल जेल में, ठीक है, बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका आगे प्रश्न नंबर आपका 21। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया? यह कौन सा अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति कंपनी में काम करना चाहता है उसको धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश यह रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। ऐसा प्रावधान किया गया 1833 के अधिनियम में। और 1833 के अधिनियम में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को यह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हुआ वह भी कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि दास प्रथा को, ठीक है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था यह 1833 में ही। हालांकि दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1843 में हुआ था एलन ब्रो के काल में, लेकिन जो है इसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया था 1833 के अधिनियम में ही, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1833 अधिनियम की बात करें तो यह विधि, ठीक है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की जो परिषद होता है उसमें विधि सदस्य के रूप में यह भारतीय सदस्य को शामिल करने की प्रावधान भी किया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि ब्रोकन विंग्स ये किसकी प्रमुख रचना है? ब्रोकन विंग्स जो है यह किसकी प्रमुख रचना है? यह सरोजिनी नायडू का। ध्यान में रखिएगा, बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। तो यह सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल, जो उत्तर प्रदेश की यह प्रथम राज्यपाल रही, और प्रथम भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। किसने? यह सरोजिनी नायडू ने। तो आप लोग इसका एक कमेंट करके आंसर बताएंगे। सरोजिनी नायडू ने यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो अध्यक्षता की थी, कब की थी और कहाँ का अध्यक्षता किया था? तो ये आप कमेंट में छाप देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, तो इसका 1-2 और रचना देख लेते हैं। तो एक याद रखिएगा गोल्डन, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी किसका है? सरोजिनी नायडू का। और एक है वर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, वर्ड ऑफ टाइम, और एक है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये तीनों जो है ये किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू का। कौन कौन सा? गोल्ड थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ द टाइम और सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू का।
और ब्रोकन विंग्स भी किसका है? तो सरोजिनी नायडू का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है झंडा कांड हुआ था? तो यह हुआ था भागलपुर जिले में। और यह कब हुआ था? तो यह फरवरी 1922 में ही हुआ था। फरवरी 1922 में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि शेरशाह के भूराजस्व के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सही है? कौन सा कथन सही है? शेरशाह के भूराजस्व के राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयत बारी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से यह प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। यह कथन आपका क्या है? सही है। दूसरा है कि शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभक्त किया था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है कि शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडे का प्रयोग किया था। यह कथन भी क्या है? सही है। और चौथा कथन है कि शेरशाह के भूराजस्व का उत्पादन का जो है 1/3 भाग कर के रूप में वसूला किया करता था। यह कथन भी क्या है? सही है। तो इस चारों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 25। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमालिक पद की स्थापना किया? तो नायब ए मुमालिक पद का स्थापना जो किया यह बहराम शाह ने किया था। और सर्वप्रथम यह पद किसको प्राप्त हुआ था? यह एतगिन को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26। कह रहा है कि मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध जो है यह अहमदनगर का वजीर था। और अहमदनगर दक्षिण भारत का यह टोडरमल जो कहते हैं वह मलिक अंबर को ही कहता है। किसको? मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। करें कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीर जो रहे थे इसका जो कार्यकाल 1440 से यह 1510, ठीक है। और सिकंदर लोदी का 1489 से 1517। ये किसके काल में थे? ये दिल्ली सल्तनत के थे, सिकंदर लोदी के काल में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 28। करें कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुक्रम क्या होगा? देखिए, दास प्रथा का जो अंत किया था यह 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति यह 1563 में, जजिया कर 1564 में, और दासाला, ठीक है, दासाला प्रणाली लागू किया था यह 1582 में। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। बात करते हैं कि हरम दल से मुक्ति यह 1562, ठीक है। और इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1578। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में, इलाही संबत की शुरुआत, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। दारा सिको किस सूफी संत से प्रभावित था? तो दारा सिको जो है यह किस सूफी संत से प्रभावित था? यह था कादरी संप्रदाय, ठीक है। कादरी संप्रदाय किस मत से प्रभावित था? यह कादरी संप्रदाय से, ठीक है। और दारा सिको ने ही यह उपनिषद का अनुवाद जो है यह सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। किसने? दारा सिको ने ही। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज जो है यहीं तक, फिर जो है नेक्स्ट में इसी तरह से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे हम। और हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, जरूर जो है सारे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। ये पर्सनली बनाया जा रहा है बीएसएससी के लिए, लेकिन आपको सारा एग्जाम में यह हेल्प करेगा। तो कोई भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ जिसको प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो है ये सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार तो आप वीडियो देखिए, दूसरे बार सेट में जो है एक बार देख लीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा
और यही क्या हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।